नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम टीचर एकेडमी में। यूपी स्टेट 2026 की तैयारी के लिए शिक्षण कौशल बौद्धकालीन शिक्षा के तहत टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लेके आए हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ड्रीम टीचर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे इससे संबंधित आने वाली कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भौतिक सुख, ऑप्शन बी निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति, ऑप्शन सी धन अर्जन, ऑप्शन डी सैनिक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। बौद्ध काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? ऑप्शन ए उपनयन संस्कार, ऑप्शन बी विस्मिल्लाह संस्कार, ऑप्शन सी प्रवज्जा संस्कार, ऑप्शन डी उपसंपदा संस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी होगा, प्रवज्जा संस्कार। अगला प्रश्न है तीसरा, प्रवज्जा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए घर वापस जाना, ऑप्शन बी बाहर जाना यानी संघ में प्रवेश करना, ऑप्शन सी यज्ञ करना, ऑप्शन डी ध्यान लगाना। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बाहर जाना यानी संघ में प्रवेश करना। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। प्रवज्जा संस्कार सामान्यतः किस आयु में संपन्न होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 8 वर्ष। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, प्रवज्जा संस्कार के पश्चात बालक यानी छात्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए द्विज, ऑप्शन बी सामनेर यानी श्रवण, ऑप्शन सी कुलपति, ऑप्शन डी स्नातक। इसका राइट आंसर होगा बी, सामनेर यानी श्रवण कहते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, प्रवेश के समय बालक छठा प्रश्न है, प्रवेश के समय बालक द्वारा उच्चारण किए जाने वाले त्रिशरण में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए बुद्धम शरणम गच्छामि, ऑप्शन बी धम्मम शरणम गच्छामि, ऑप्शन सी संघम शरणम गच्छामि, ऑप्शन डी सत्यम शरणम गच्छामि। इसमें जो राइट आंसर होगा डी, सत्यम शरणम गच्छामि शामिल नहीं था। बाकी बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि तीनों शामिल थे, जिसे हम शरण त्रयी भी कहते हैं। त्रिशरण को हम शरण त्रयी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में किस बाल पोथी वर्णमाला पुस्तक का अध्ययन कराया जाता था? ऑप्शन ए सिद्धरस्तु 49 वर्ण, ऑप्शन बी अमरकोश, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी बाल पोथी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बाल पोथी तो थी नहीं, अष्टाध्यायी भी नहीं थी और अमरकोश भी नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा 7 नंबर प्रश्न का सिद्धरस्तु, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें 49 वर्ण थे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा की समयावधि कितनी होती थी? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 का सी इज द राइट आंसर। इसमें जानते हो 5 प्रकार की विद्याएं थी। पहला शब्द विद्या, दूसरा तर्क यानी हेतु विद्या, नंबर तीसरा चिकित्सा विद्या, नंबर चौथा शिल्प विद्या, नंबर 5वां अध्यात्म विद्या। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था का मुख्य माध्यम कौन सी भाषा थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी जनभाषा पाली, ऑप्शन डी अपभ्रंश। इसका राइट आंसर होगा सी, जनभाषा पाली। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु कौन सा संस्कार कराया जाता था? प्रवज्जा संस्कार, उपसंपदा संस्कार, समापवर्तन संस्कार, उपनयन संस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा बी, उपसंपदा संस्कार। प्रारंभिक शिक्षा जो होती थी वो प्रवज्जा संस्कार से होता था, उपसंपदा संस्कार उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु, उपनयन संस्कार तो वैदिक कालीन शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उपसंपदा संस्कार किस आयु वर्ष में होता था?
12 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष और 20 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा डी, 20 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपसंपदा संस्कार हेतु कम से कम कितने वरिष्ठ भिक्षुओं की उपस्थिति अनिवार्य होती थी? 5, 10, 8 और 12। इसका राइट आंसर होगा 10। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, उपसंपदा संस्कार के पश्चात व्यक्ति को क्या कहा जाता था? श्रमण, सामनेर, पूर्ण भिक्षु और उपाध्याय। तो देखिए, श्रमण और सामनेर तो जब प्रवज्जा संस्कार होता था उसके बाद कहा जाता था। उपाध्याय तो जो शिक्षक होते हैं, गुरु जी, उनको कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उसे हम पूर्ण भिक्षु कहते हैं। 13वां का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र क्या थे? गुरुकुल, बौद्ध मठ यानी विहार, ऑप्शन सी मदरसा और डी आश्रम। तो मदरसा भी नहीं होगा और आश्रम भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा बौद्ध मठ यानी बिहार। बौद्धकालीन शिक्षा के जो मुख्य केंद्र थे वो बौद्ध मठ और बिहार। क्वेश्चन नंबर 15 है, बौद्ध काल में मुख्य शिक्षक को क्या कहा जाता था? उपाध्याय या आचार्य, गुरु, मौलवी और पुरोहित। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा उपाध्याय यानी आचार्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 है, बौद्ध काल में छात्रों को अपने शिक्षक के संदर्भ में क्या कहा जाता था? अंतेवासी, सिद्ध विहारी, शिष्य और परिवाजक। तो इसे हम लोग सिद्ध विहारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17वां प्रश्न है, प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय भारत के वर्तमान किस राज्य में स्थित था? उत्तर प्रदेश, बिहार यानी राजगीर, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बिहार इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 18वां, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम। हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? धर्मपाल, देवपाल, महीपाल, गोपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ए, धर्मपाल ने किया था। 20वां नंबर का प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय मुख्य रूप से किस विद्या हेतु प्रसिद्ध था? केवल धार्मिक विद्या, चिकित्सा, आयुर्वेद एवं सैन्य विज्ञान, संगीत कला, चित्रकला। तो चिकित्सा, आयुर्वेद एवं सैन्य विज्ञान से संबंधित था। 20वें का बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 21 नंबर, वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात में है। देखिए हमारा प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के किस राज्य में स्थित था? गुजरात, बिहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गुजरात में था। इसमें 2 ऑप्शन गायब है, चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर बी गुजरात होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, बौद्ध शिक्षा में सामनेर हेतु कितने नियमों जिसमें 10 शिक्षा पदानी का पालन अनिवार्य था? 5, 10, 8, 10, 12। तो इसका राइट आंसर होगा 10। इसे 10 शिक्षा पदानी ही कहते हैं, कॉमन है 10 ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, बौद्ध विहारों का संघ प्रशासन किस प्रणाली पर आधारित था? निरंकुश शासन, प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक प्रणाली, वंशानुगत प्रणाली, व्यवस्था राजशाही। तो इसका राइट आंसर होगा प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, बौद्ध संघ में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति किसके आग्रह पर दी गई? महाकश्यप, उपाली, आनंद माता गौतमी के लिए और सारिपुत्र। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आनंद माता गौतमी के लिए था। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है हमारा, प्राचीन चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और ओदंतपुरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 26 है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रवेश हेतु द्वार पर प्रवेश परीक्षा कौन लेता था?
द्वार पंडित, विभागाध्यक्ष, कुलपति, राजा। तो जो द्वार पंडित होता था जिसे गेट स्कॉलर कहते हैं वही। तो ऑप्शन ए इज द इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पुस्तकालय का क्या नाम था? ज्ञानकोश, धर्मगंज, सरस्वती भवन और विद्या निकेतन। तो इसका राइट आंसर होगा धर्मगंज। 27 का बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में सामान्यतः शिक्षण शुल्क कितना था? 10 स्वर्ण मुद्राएं, 500 मुद्राएं, शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसे बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी? ऑप्शन ए ऋणी एवं रोगी व्यक्ति को, ऑप्शन बी राजा के सैनिक एवं सेवक को, ऑप्शन सी अपराधी एवं डाकू को, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी को। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। ऋणी एवं रोगी व्यक्ति को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी, राजा के सैनिक यानी सेवक को भी नहीं थी, और अपराधी डाकुओं की भी क्या ही जरूरत होगी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 30वां, बुद्ध के उपदेशों एवं बौद्ध दर्शन का संकलन किस प्रमुख ग्रंथ में समूह में है? वेदांग, त्रिपिटक, अरण्यक, उपनिषद। इसका राइट आंसर होगा त्रिपिटक। 3 पिटक कौन कौन से थे? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके 3 पिटक शामिल थे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ के अनुशासन एवं नियमों का वर्णन किस पिटक में मिलता है? ऑप्शन ए शुद्ध पिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक और ऑप्शन डी महावंश। तो इसका राइट आंसर होगा बी विनय पिटक। बौद्ध संघों के अनुशासन एवं नियमों का वर्णन विनय पिटक में मिलता है। अभिधम्म पिटक में तो बौद्ध दर्शन एवं आध्यात्मिक सिद्धांत है। तो अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर, बौद्ध काल में मुख्य रूप से किस प्रकार की शिक्षण विधि प्रचलित थी? ऑप्शन ए लिखित परीक्षा, ऑप्शन बी मौखिक व्याख्यान प्रश्नोत्तर वाद विवाद, ऑप्शन सी पत्राचार, ऑप्शन डी केवल स्वाध्याय। तो इसका राइट आंसर होगा बी मौखिक व्याख्यान प्रश्नोत्तर और वाद विवाद। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, वर्षा ऋतु के 4 महीने में अध्ययन अध्यापन जो स्थगित रहने की प्रथा को क्या कहते थे? वर्षावास, पावाराणा, उपोषद और विश्रांति। तो इसे वर्षावास कहा जाता था। 34वां प्रश्न है हमारा, वर्षावास की समाप्ति पर आयोजित होने वाले समारोह को क्या कहते थे? ऑप्शन ए पावाराणा समारोह, ऑप्शन बी बुद्ध जयंती, ऑप्शन सी दीक्षांत समारोह, ऑप्शन डी संघ मेला। तो ना तो संघ मेला होता था, ना ही दीक्षांत समारोह कहते थे। इसका जो राइट आंसर होगा 34 नंबर का पावाराणा समारोह, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 35 नंबर, 35वां प्रश्न है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा ने की थी? धर्मपाल, पाल राजा गोपाल, देवपाल और कनिष्क। तो 35वां का जो हमारा राइट आंसर होगा, पाल राजा गोपाल ने किया था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। 36वां प्रश्न है, फेनसांग के अध्ययन में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र, नागार्जुन, वसुबंधु और धर्मपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए आचार्य शीलबंधु थे कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के। 37वां प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक दंड का विधान कैसा था? ऑप्शन ए शारीरिक दंड पूर्णतः वर्जित था, अत्यधिक कठोर था, केवल शारीरिक श्रम कराया जाता था,
और अर्थदंड लगाया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा शारीरिक दंड पूर्णतः वर्जित था। शारीरिक दंड का विधान तो मुस्लिम कालीन शिक्षा से ही प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 है, सोमपुरी बौद्ध विहार की स्थापना किस शासक ने करवाई थी? राजा धर्मपाल, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन और अशोक। तो 38वां प्रश्न का जो आंसर होगा राजा धर्मपाल ने करवाया था सोमपुरी बौद्ध विहार की स्थापना। 39वां प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षक और छात्र का संबंध कैसा माना जाता था? स्वामी सेवक के समान, पिता पुत्र के समान, मित्र के समान, नियोक्ता और कर्मचारी के समान। तो ना तो नियोक्ता कर्मचारी, ना ही मित्र के समान था, ना ही स्वामी सेवक के समान था, पिता एवं पुत्र के समान था। तो बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 40वें प्रश्न की ओर। हमारा 40वां प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा में जाति व्यवस्था यानी वर्ण भेद का क्या स्थान था? केवल उच्च जातियों को प्रवेश था, जाति भेद का कोई स्थान नहीं था, सर्वसमावेशी था, शूद्रों पर प्रतिबंध था, केवल क्षत्रियों को प्राथमिकता दी जाती थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा जाति भेद का कोई स्थान नहीं था, अर्थात हम कह सकते हैं समावेशी था। हमें समावेशी शिक्षा की पदछाप बौद्धकालीन शिक्षा से ही मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। हमारा 41वां प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली की सबसे प्रमुख सामाजिक देने क्या मानी जाती है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं जनतांत्रिकरण, वेदों का पुनरुत्थान, क्रमकांडीय जटिलता, संस्कृत भाषा का एकाधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं जनतांत्रिकीकरण। बढ़ते हैं अपने 42वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 42वां प्रश्न है, बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की सामान्य समयावधि कितनी होती थी? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10, 12 वर्ष, 20 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 10, 12 वर्ष। 42 का राइट आंसर होगा सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक ने कहाँ से चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की थी? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी वल्लभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जीवक ने कहाँ से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की थी? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 44वें प्रश्न की ओर। हमारा 44वां प्रश्न, बौद्धकालीन छात्र दैनिक भोजन व्यवस्था हेतु क्या करते थे? स्वयं खाना बनाते थे, भिक्षाटन करते थे, होटल में खाते थे, केवल फलाहार करते थे। इसका राइट आंसर होगा भिक्षाटन करते थे। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 45वां प्रश्न है हमारा, अभिधम्म पिटक का संबंध मुख्य रूप से किस विषय से है? बौद्ध संघ के नियम से, बौद्ध दर्शन एवं आध्यात्मिक सिद्धांत से, जातक कथाएं से, ऐतिहासिक विवरण से। तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध दर्शन एवं आध्यात्मिक सिद्धांत से। बी इज द राइट आंसर। 46वां प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय को 1113 ईस्वी में किसने जलाकर नष्ट कराया? बख्तियार खिलजी, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी और बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी। चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट करवाया था। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न है, बौद्ध काल में सामनेर यानी भिक्षुओं की वेशभूषा का रंग कैसा था? ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी पीला या कषाय भगवा, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी काला। तो इसका राइट आंसर होगा पीला कषाय यानी भगवा रंग का होता था। बौद्ध काल में सामनेर यानी भिक्षुओं की वेशभूषा का रंग पीला यानी कषाय था। अगला प्रश्न 48 नंबर, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा से मुख्य रूप से किस बिंदु से पर अलग थी? लोक भाषा पाली का प्रयोग व वर्ण भेद का विरोध, गुरु शिष्य संबंध, मोक्ष की अवधारणा, मौखिक विधि। तो ये लोक भाषा पाली का प्रयोग और वर्ण भेद का विरोध। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 49वें नंबर पे। हमारा 49वां प्रश्न है, बौद्ध मठों एवं विश्वविद्यालय का वित्तीय पोषण मुख्य रूप से किस पर निर्भर था? ऑप्शन ए राजाओं व श्रेष्ठियों का दान एवं भू अनुदान, ऑप्शन बी छात्र फीस,
ऑप्शन सी कृषि व्यापार, ऑप्शन डी कर वसूली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजाओं और श्रेष्ठियों के द्वारा दान व भू अनुदान। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली के पतन का एक प्रमुख कारण क्या माना जाता है? प्रश्न है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो पतन का एक प्रमुख कारण है, तो इसका ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण एवं संघों में आंतरिक भ्रष्टाचार, ऑप्शन बी बालकों की अरुचि, ऑप्शन डी कागज की कमी, ऑप्शन डी संस्कृत भाषा का प्रभाव। तो इसका राइट आंसर होगा विदेशी आक्रमण एवं संघों में आंतरिक भ्रष्टाचार। तो हमारे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो थे पूरे हुए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।